अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 80 फॉर क्लास 10th, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 13 यानी कि बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने अभी तक पढ़ा, हम डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में और उसके अलावा लिपिड्स के बारे में। आज जो मैक्रोमोलिक्यूल है जिसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आपको इसका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपको इसके इम्पोर्टेंट्स बताना चाहती हूँ। तो जिस तरह से आपने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं दीज आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बॉडी में जब भी फूड यूज़ होता है, जब फूड स्टोर किया जाता है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, तो उनको उस फूड को, उसकी एनर्जी को मैक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे प्रोटीन्स हैं, जैसे लिपिड्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की फॉर डूइंग सम वर्क, फॉर डूइंग सम एक्टिविटी, तो इन मैक्रोमोलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। इन मैक्रोमोलिक्यूल्स के बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया जाता है और उन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। जब वो बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगे तो जो एनर्जी उनके अंदर स्टोर थी वो बॉडी को मिल जाएगी, वो रिलीज़ हो जाती है। तो हमने अभी तक जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़े हैं, जो कि 3 हैं, हमने उन तीनों के बारे में इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कि तीनों जो हैं दे आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। बॉडी को जब भी एनर्जी चाहिए तो ये तीनों मैक्रोमोलिक्यूल्स काम में आते हैं। 2000 कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। उसके अलावा हमने स्टडी किया कि ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं दे आल्सो हेल्प इन बिल्डिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। सेल बनाने हैं हमारी बॉडी में, यानी कि सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स। उसके अलावा जिस तरह से आपने देखा कि प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में हेयर में प्रेजेंट हैं, नॉन बोनी स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट हैं, जैसे मसल्स हैं, नेल्स, हेयर, इन सब में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। उसके अलावा बोन्स में भी कुछ अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। उसके अलावा आपने देखा लिपिड्स जो हैं दोज आर आल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें फैट्स आते हैं, ऑयल्स आते हैं, और ये ना सिर्फ एनर्जी को स्टोर करने के लिए हेल्पफुल हैं, उसके अलावा जो है ये बॉडी को इंसुलेट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कारआमद हैं। हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम, सब का सब इन लिपिड्स से बना होता है और ये हमारी बॉडी को इंसुलेट करते हैं, यानी कि हमें सर्दियों से बचा के रखते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हैं वो सर्दियों के लिए अपनी बॉडी में खुराक को जमा कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस फैट्स, लिपिड्स की सूरत में अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। जब फूड उनको अवेलेबल नहीं है, वो इस लिपिड की लेयर को यूज़ करते हुए अपने आप को ज़िंदा रखते हैं। तो अभी तक आपने ये इस हिसाब से मैक्रोमोलिक्यूल्स की इम्पोर्टेंस को देखा है। आज जब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, तो दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे ज़िंदा रहने के लिए, हमारी जनरेशन्स के लिए, आने वाली सब के लिए ये न्यूक्लिक एसिड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बट दे आर नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। पहली बात, ये हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, ये हमें बिल्कुल भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स ज़रूर हैं, पर ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये एनर्जी को स्टोर नहीं करते। सेकेंडली, ये हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं बनते। इनकी वजह से हमारी बॉडी के सेल्स नहीं बनते, मतलब के सेल्स के को बनाने में ये ब्लॉक्स के तौर पे यूज़ नहीं होंगे। न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो हर लिविंग सेल, हर लिविंग बॉडी नहीं, हर लिविंग सेल के लिए, फॉर ईच एंड एवरी सेल दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी, उस हर सेल की सर्वाइवल के लिए न्यूक्लिक एसिड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो जनरली जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं दे आर वेरी लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स। बहुत लॉन्ग चेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। बेसिकली इनके अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वन इज़ नाइट्रोजिनस बेस, यानी कि जो बेस बनता है इनके पूरे स्ट्रक्चर का, दैट इज़ नाइट्रोजिनस, जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, जैसा कि आप नेम से जान सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट है पेंटोज शुगर। पेंटोज मीन्स 5 रिंग्ड शुगर इसके अंदर प्रेजेंट है, जो इसके स्ट्रक्चर को बनाएगी न्यूक्लिक एसिड्स के।
और उसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप यानी कि पी ग्रुप जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये हो गए 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स इन 3 चीज़ों से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स दे आर ऑफ फर्दर 2 टाइप्स। जो 2 किस्में हैं न्यूक्लिक एसिड्स के वो हैं डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं 2 टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं, दोज आर डीएनए एंड आरएनए। दोनों जो हैं न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। दोनों हर सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। न्यूक्लिक एसिड्स ना सिर्फ सर्वाइवल के लिए, किस तरह से सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारे सेल को कंट्रोल करते हैं, हमारी पूरी बॉडी को फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी में किस तरह के एंजाइम्स बनेंगे, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, हमारी बॉडी में कलर किस तरह से है, किस तरह के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, किस तरह से मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, किस तरह से बॉडी की ग्रोथ होगी, कितनी हाइट होगी, कितना क्या कौन सा आई कलर है, कैसा स्किन कलर है, कैसा हेयर कलर है, कौन सी टाइप है, हर चीज़ न्यूक्लिक एसिड के अंदर स्टोर होती है। न्यूक्लिक एसिड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ डीएनए। दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन जो डीएनए है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ ये जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? वो जीन्स जो हमें अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलती हैं। दीज जीन्स जो है वो दे पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो जब नए सेल प्रोड्यूस होते हैं तो उनके अंदर डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है, और अगर डीएनए या फिर आरएनए में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ा सा भी एरर आ जाए, तो द रिज़ल्ट, द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी वेरी फैटल। वो बहुत ज़्यादा जानलेवा भी हो सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो हैं 2 टाइप्स के हैं, डीएनए और आरएनए। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है, कहाँ कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, कैसे ये 2 टाइप्स हैं? बेसिकली दे आर वेरी सेम, पर यहाँ पे इनकी नाइट्रोजनस बेस डिफरेंट होने की वजह से पूरी इनकी टाइप डिफरेंट हो जाती है। नाइट्रोजनस बेसिस आर एक्चुअली 4 डिफरेंट टाइप्स, और सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस ऐसी होती है जो डीएनए में डिफरेंट होती है और आरएनए में डिफरेंट होती है। दैट इज़ डीएनए में थायमाइन है, और जबकि आरएनए में ये यूरेसिल के नाम से है। दोनों एक जैसी हैं, लेकिन डीएनए में यूरेसिल नहीं प्रेजेंट और आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट है। डीएनए में उसकी जगह पे थायमाइन प्रेजेंट है। डीएनए जो है इट इज़ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। एक और डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। डबल हेलिक्स किस तरह से? लाइक अ स्टेयर जो है वो एक दूसरे के साथ हेलिकल फॉर्म में है, इस तरह से, लाइक दिस इज़ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसी तरह जो आरएनए है वो सिंगल हेलिक्स है, यानी कि वो इसी तरह स्पाइरल फॉर्म में है, पर उसमें जो लैडर का सिर्फ एक ही पार्ट है, दूसरा पार्ट नहीं है। दैट इज़ एन आरएनए। डीएनए, इसकी मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई है कि इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। जो भी मटेरियल है हमारी जीन्स का, किस तरह का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, वो सारा पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग में आता है, दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और डीएनए आगे से कम्प्लीटली ऑपरेट करता है एक ऑर्गेनिज्म में कि किस तरह से कौन सी चीज़ बनती है, कौन सी चीज़ टूटेगी, कौन सी चीज़ नहीं बनेगी। उसी तरह से जो आरएनए है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि डीएनए का जो भी फंक्शन है, डीएनए का जो भी कमांड है, वो आरएनए कॉपी करके उसका रिज़ल्ट बताता है। यानी आरएनए कह लें कि उसको सेल्स को गाइड करेगा, उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएगा जिस तरह के डीएनए की तरफ से ऑर्डर हैं। तो आप ये समझ लें, आम अल्फाज में, सिंपल मोस्ट वर्ड्स में आपको ये कह सकती हूँ कि आरएनए दैट टेक्स द कॉपी ऑफ डीएनए पार्ट, जो बनना है, जिसको आगे ट्रांसलेट करना है, और आरएनए जाके उसको ट्रांसलेट करता है फॉर आवर होल बॉडी। कि जिस तरह के प्रोटीन बनाने हैं आरएनए की मदद से बनते हैं, और आरएनए उस प्रोटीन की जो रेसिपी है, उस प्रोटीन का जो ऑर्डर है, वो डीएनए से लेके आता है, और डीएनए के ऑर्डर को या उसकी रेसिपी को कॉपी करके उसी तरह के प्रोटीन्स बनाता है। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल। इसी तरह आरएनए बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दे आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये हमारे लिविंग बॉडी के हर लिविंग सेल, फॉर ईच एंड एवरी लिविंग सेल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल ऑल्सो। उसके अलावा ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं जो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स।
न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स आप ये कह लें कि दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दीज न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लियोटाइड्स दे आर देमसेल्फ कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप. जब ये तीनों मिलते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस, 2 नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जब आपस में मिलते हैं तो दे मेक अप द न्यूक्लियोटाइड. और न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ कंबाइन करके डीएनए और आरएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, एक है डीएनए और एक है आरएनए. अब फर्स्ट ऑफ ऑल इनके देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस, क्या क्या डिफरेंसेस हैं. डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म देख लेते हैं. डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी. जबकि आरएनए को हम लोग कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड. फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नेम हमने देख लिया. डीएनए और आरएनए का क्या मतलब है? उसके अलावा जो डीएनए है इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. बायो तो आपने पढ़ी होगी. उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उस न्यूक्लियस के अंदर जो है ये डीएनए प्रेजेंट है. न्यूक्लियस आप लोगों को पता है इट इज़ लाइक अ ब्रेन ऑफ द सेल. ब्रेन के अंदर जो ये डीएनए है एक्चुअली यही है जो कमांड दे रहा होता है कि किस तरह से हर सेल को फंक्शन करना है, हर टिश्यू को फंक्शन करना है, हर मसल को फंक्शन करना है. इसी तरह जो आरएनए है दैट इज़ प्रेजेंट outside the nucleus in this cytoplasm. It will take command, it will take the recipe of the protein या it will take the recipe of the product जो हमें चाहिए. डीएनए से उस रेसिपी को कॉपी करेगा और आरएनए जो है सेल के अंदर रहते हुए उस तरह की प्रोटीन्स बनाएगा या उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएगा जो कि प्रेजेंट चाहिए होते हैं फॉर दोज आर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल या फंक्शनिंग ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म. डीएनए बेसिकली इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, जबकि आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होता. ये सिर्फ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को काम में लेके आने के लिए इस्तेमाल होता है. अगर हम लोग बात करते हैं इसके कि किस तरह से ये पास होता है जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए इट passes from one cell to another cell, it passes from one generation to another generation, यानी कि it passes from parents to offsprings. जब भी एक सेल नया सेल बनता है तो प्रीवियस जो सेल होगा वो उस नए सेल को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास करेगा जो सेम एग्जैक्ट उसकी अपनी कॉपी होगी. इसी तरह जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनते हैं तो उसमें भी पेरेंट्स की जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफस्प्रिंग में जाती है. तभी जो चिल्ड्रन है दे लुक लाइक मोर लाइक देयर पेरेंट्स देन as compared to other persons in the same house. तो जो आरएनए है वो कॉपी करता है डीएनए को और उस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा. वो रेसिपी सामने रख देगा कि इस तरह के प्रोडक्ट बनाएं. और इसलिए जो आरएनए है ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है. आरएनए ये कभी भी जेनेटिक नहीं है, यानी कि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाता. जस्ट ये हर न्यू ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होगा ताकि ये डीएनए के ऑर्डर ले सके और उस तरह के प्रोडक्ट्स को बना सके. तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में. आपको पता चला कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दोनों के क्या फंक्शनिंग है, किस तरह से दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, किस तरह से ये दोनों अपनी अपनी जगहों पे इम्पॉर्टेंट हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, क्यों प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए डीएनए और आरएनए दोनों का होना ज़रूरी है. दोनों के अंदर या दोनों में से किसी एक के अंदर भी अगर एरर आ जाए तो पूरे ऑर्गेनिज्म की फंक्शनैलिटी पर डिफरेंस पड़ जाता है. उसके अंदर एरर आ जाते हैं, म्यूटेशंस आ जाती हैं जो उसके लिए फेटल भी हो सकती हैं, यानी कि जानलेवा भी हो सकती हैं. तो उम्मीद है आपको मेरा यहाँ तक का लेक्चर समझ आया हो. अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माय नेक्स्ट लेक्चर.